ज्वाइन नहीं किया मुझे। सामरा ये हर एक के साथ यही सीन होता है कि आप लोगों की तैयारी हो रही होती है, लेकिन जब आप लोग किताब या उस चीज को बंद करते हैं तो आप लोगों को ऐसा फील होता है कि आप लोगों की तैयारी नहीं हो रही। ठीक है, कि ऐसे बंदे को फील हो रहा होता है कि हमें जो है ना कुछ भी नहीं आता। तो ये नॉर्मली हर स्टूडेंट के साथ होता है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इसमें ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, टेस्ट और असाइनमेंट्स की वजह से ही आप लोगों की तैयारी जो है ना परफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, असल में आप लोगों के टेस्ट की वजह से, आप लोगों के असाइनमेंट्स की वजह से ये पता चलना शुरू हो जाता है कि आप लोगों की गलतियां कहाँ पे हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और वही गलतियां जो आप लोगों ने पेपर में जाकर करनी होती हैं वो यही आप लोगों के टेस्ट वगैरह में जो है ना निकल जाती है। पहली बात ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम लोगों का आज इस्लामियत का सेशन है, इसमें ये है कि मैं स्टूडेंट्स को आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इस्लामियत किस तरह तैयार करना है सीएसएस के लिए, या जो स्टूडेंट्स पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उसको किस तरह आप लोगों ने टैकल करना है इस्लामियात को। अब बात कुछ यूं है कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम इंग्लिश में ऑप्ट करें या उर्दू में ऑप्ट करें। ठीक है, मैंने, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने उर्दू में ऑप्ट की थी और मेरे 60+ स्कोर आए हैं इस्लामियात में। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे एक ये चीज कहूंगी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस्लामियात को कभी इंग्लिश में नहीं पढ़ा, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप लोग उर्दू में ऑप्ट करें। और यूजुअली यही होता है, देखिए ना, नॉर्मली जब हम लोग, जाहिरी बात है, 9th स्टैंडर्ड की बात कर लें, मैट्रिक की बात कर लें, इंटर की बात कर लें, ठीक है, या आप लोग अपने ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लें, आप लोगों ने इस्लामियात पढ़ी होती है उर्दू में। ठीक है, अब उस उर्दू में इस्लामियात पढ़ने की वजह से आप लोगों को एक तो ये होता है कि हम लोगों ने जो कुरान पाक पढ़ा होता है उसका तर्जमा भी जाहिर बात है उर्दू में पढ़ा होता है, और कुछ आयतों का मफहूम और ये सारी चीजें हम लोगों को उर्दू में चीजें आती होती हैं। ठीक है, अब जो बच्चे उर्दू में ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए एक चीज की आसानी ये हो जाती है कि अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो वो उर्दू में उसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो कोई, जाहिरी बात है, और जिस तरह का क्वेश्चन होता है उस तरह की आयत बीच में डाल लेते हैं। अब जिनका इंग्लिश का होता है, जिन्होंने इंग्लिश में तैयारी की होती है, जो उर्दू से इंग्लिश की तरफ जाते हैं, तब अगर आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों को कोई जर्नल क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें आप लोगों को टैकल करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें अब हम आयतें किस तरह डालें, अगर कोई हदीस डाली है तो उसको किस तरह हम लोग कोट करें। ठीक है, या हम लोग अगर कोई वाकया बीच में डालने की कोशिश करनी है या कोई भी चीज डालने की कोशिश करनी है तो उसमें बड़ा मसला आ जाता है स्टूडेंट्स को। पहली बात ये है। ठीक है, बाकी ये है कि ये आप लोगों की अपनी चॉइस होती है कि आप लोगों ने उर्दू में ऑप्ट करना है या इंग्लिश में ऑप्ट करना है, उसमें कोई मसला नहीं। बाकी अगर मेरे लेक्चर की बात करेंगे, मैं आप लोगों को उर्दू में भी लेक्चर दूंगी और इंग्लिश में भी दूंगी। जाहिर बात है, मैं आप लोगों की तैयारी इस तरह करवाऊंगी कि एक साइड के ऊपर आप लोगों को मैं इंग्लिश में हेडिंग्स लिखवाऊंगी और दूसरी साइड में वही हेडिंग्स मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन करूंगी। और उर्दू में जाहिर बात है इंग्लिश को समझाने के लिए मैं तो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश तो खैर बोलूंगी नहीं स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जाहिर बात है आप लोग मेरे से सीखने आए हैं। अगर मैंने इंग्लिश में ही लेक्चर देना है तो मेरे पास आप लोग क्यों आए हैं। ठीक है, वो तो आप लोग बुक से भी रीड करके आप लोगों को चीजें समझ में आ सकती हैं। तो बात कुछ यूं है कि मैं आप लोगों को उर्दू में भी बताऊंगी, हेडिंग्स बताऊंगी आप लोगों को, मैं जो फैक्ट शीट आयतों की, आप लोगों को हदीस की जो मैं फैक्ट शीट बनवाऊंगी, वो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं इंग्लिश में नोट डाउन करवाऊंगी और उसी आयत को मैं आप लोगों को या उसी हदीस को मैं आप लोगों को उर्दू में भी कोट करवाऊंगी। ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश में जाना है वो इंग्लिश में लिख सकें और वो स्टूडेंट जिन्होंने उर्दू में पेपर अटेम्प्ट करना है वो उर्दू में लिख सकें। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को बात क्लियर हुई है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे चलें फर्दर। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। चलें ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों में से बड़े खामोश होके बैठे हुए हैं, खैरियत है? क्या हो मैम, गया? जी जी। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मैम, मुझे इसी जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी ना उर्दू और इंग्लिश की, क्योंकि जी जी। मेजोरिटी जो है ना अभी ऑफिसर वो कर जो दे रहे हैं, मतलब कि क्लासेस वगैरह, तो सब मेजोरिटी लाइक 80% लोग वो हैं जो कहते हैं कि आप इंग्लिश में ऑप्ट करो। और ठीक मैम, है। जबकि बैकग्राउंड मेरा इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं, इवन मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे भी ना उर्दू में ही की है। जी जी। तो वो उसके इतनी ज्यादा मुझे अभी भी जो है ना, मैं 50 पे हूँ कि उर्दू में करूँ या इंग्लिश में करूँ, क्योंकि मैम फिर स्कोरिंग ट्रेंड का भी आ जाता है। हाँ, वही ना, मसला यही आ सब जाता है, कहते हैं देखिए। कि हाँ, स्कोर जो है ना इंग्लिश में।
नहीं देखें, मेरी बात सुने, क्या नाम है, अब आपका नाम अंबर है आई थिंक। अंबर, बात कुछ यूं है कि इस तरह तो अगर मैंने भी इंग्लिश में नहीं दी, मैंने भी उर्दू में अटेम्प्ट दिया और मेरे 60+ मार्क्स आए हैं, ठीक है। बात ये नहीं है कि इंग्लिश का ट्रेंड है या उर्दू का ट्रेंड है, उसमें कोई मसला नहीं। अगर आपने उसको उर्दू में अटेम्प्ट अच्छे तरीके से किया तो वो आपको मार्क्स देगा। उसने मार्क्स अपने पास रख के क्या करने हैं एग्जामिनर ने, ठीक है। बात ये है कि आप लोग अटेम्प्ट किस तरह करते हो उस क्वेश्चन को, चाहे आप लोग उर्दू में करो चाहे आप लोग इंग्लिश में करो, इसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये आता है कि आप लोगों ने उसका डाटा किस तरह प्रोवाइड करना है, बीच में आप लोगों ने हदीस किस तरह डालनी है, आयतें किस तरह कोट करनी है। अब बीच में ये भी तो आता है ना, कुछ इंग्लिश के स्टूडेंट्स ये भी होता है। अब देखें, अगर कोई बच्चा अगर इंग्लिश में कोट कर इंग्लिश में पेपर कर रहा है, अब ये भी होता है बीच में कि क्या नाम है, आपने इंग्लिश का पेपर लिखते लिखते आप लोगों ने आयत लिखी है, या तो उसका उर्दू में मफहूम भी लिख सकते हैं आप लोग इंग्लिश के पेपर में, अरबी में भी उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। इसी तरह अगर आप लोगों का उर्दू का पेपर है, उसमें आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप लोग अरबी को भी बीच में कोट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, जब आप लोगों ने आयतें या कुछ भी लिखना है। लेकिन मोस्टली ये होता है, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने जो सेम अंबर मेरा आप वाला सीन था, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड, मैंने कहीं पे इंग्लिश में इस्लामियात को नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस्लामियात को उर्दू में चूज किया था। उर्दू में चूज मैंने इस सेंस में किया था क्योंकि यूजली ये है कि हम लोगों ने सबने कुरान पाक पढ़ा होता है और उसकी आयतें वगैरह और तर्जमा वगैरह सब कुछ हम लोगों ने उर्दू में हम लोगों को पता होता है। अगर एग्जैक्ट आयत ना पता हो, उसका मफहूम तो हम लोगों को पता ही होता है कि भाई ये मफहूम है, इसमें ये बताया गया है, कुरान पाक की फलां आयत में मैंने ये पढ़ा था और फलां में ये पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें मुझे ये इजी चीज लगी थी कि इंग्लिश में रट्टा मारने की बजाय आयतों को, ठीक है, उन आयतों को याद करने की बजाय मैं उर्दू में पेपर अटेम्प्ट कर लेती हूँ। उर्दू में एक तो मेरी हेडिंग्स भी बड़ी आसानी से बन जाएंगी, और दूसरी बात ये है कि मैंने जितनी भी चीजें जो कुछ मेरे वाकयात मेरे माइंड में है, या कोई भी चीज, किसी पैगंबर का वाकया मेरे माइंड में है, किसी नबी का वाकया है, या किसी वैसे किसी सहाबी का वाकया है, तो वो मैं उसको पेपर में उर्दू में आसानी से कोट कर सकती हूँ। अगर रेदर देन मैं इंग्लिश में करूँ तो वो मेरे लिए मुश्किल हो, उसके अलावा ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स वो मेरी अलहदा निकल जाए। तो वो इसलिए फिर मैंने बेहतर समझा था कि मैं उर्दू में करूँ, और मेरा जो है ना उर्दू में परफेक्ट रहा, ठीक है। वो आप लोगों की अपनी मर्जी होती है कि आप लोग जो है ना उर्दू में देंगे इंग्लिश में दें, ठीक है। दूसरी बात ये है सिद्रा, कि क्या नाम है, मैं पेपर लाजमी अपना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं आप लोगों के साथ किस तरह कोटेशन आप लोगों ने कोट करनी है, किस तरह आप लोगों ने कौन सा वाक्य लिखना है, मैं कंप्लीट पैकेज आप लोगों को दूंगी, नोट्स वगैरह हर चीज। यूजुअली ये होता है कि मैं नोट्स वगैरह बच्चों को क्लास में बनवा देती हूँ, ठीक है। अगर फर्दर फिर भी आप लोगों को नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं आप लोगों को दूंगी। इवन मैं आप लोगों को एमसीक्यूज की तैयारी अलहदा से करवाऊंगी। मेरे जो 2 बीच में आप लोगों के साथ लेक्चर होंगे वो टोटली एमसीक्यूज के ऊपर बेस करेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नोट डाउन करवाती रहूंगी। वो एमसीक्यूज इस तरह होंगे कि हम लोग पैगंबरों के एमसीक्यूज अलहदा से पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक होगा पैगंबरों का, वो अलहदा से पढ़ेंगे। किताबें जो इस्लामी किताबें हैं उसके ऊपर हम लोग एक अलहदा से एमसीक्यूज का बनाएंगे स्लॉट। इसके अलावा हम लगा देते हैं असहाबा कराम, उसके ऊपर एक अलहदा से एमसीक्यूज का बना लेंगे। नमाज है, नमाज के ऊपर हम लोग एक अलहदा से एमसीक्यूज बना लेंगे। यानी कि हम लोग, मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन आप लोगों को करवाऊंगी कि कहीं से भी कोई भी ऐसा एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों को चीजें पता हो, ठीक है। बताएं, समझ आई है बात की अंबर आपको और सिद्रा आपको? बताइएगा। यस मैम, इट्स क्लियर। चले, ठीक हो गया। बाकी अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ लें। देखें, अगर कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ये बात कह रहे होते हैं कि मैम देखें, आप हमें इंग्लिश में तैयारी करवाएंगे कि उर्दू में तैयारी करवाएंगे, ठीक है। अब देखें, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं देखें, अगर मैं आप लोगों के सामने बुक खोलूं इस्लामियात की और मैं आप लोगों को जो है ना पढ़ाना शुरू कर दूं इंग्लिश में, अब बात कुछ यूं है कि मैंने आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाने के लिए भी उर्दू का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, एक हेडिंग में आप लोगों को नोट डाउन करवाती हूँ फॉर एग्जांपल। अब उस हेडिंग को मैं इंग्लिश में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी। देखें, अगर मैंने इंग्लिश में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है तो आप लोगों को तो उस बात की समझ नहीं आएगी। जो मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, या आप लोग वो बुक से चीज पढ़ लें, दोनों चीजें सेम ही होंगी, ठीक है। तो बात कुछ यूं है कि अगर मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी हेडिंग लिखवाती हूँ तो उसको मैं आप लोगों को उर्दू में समझाऊंगी और बताऊंगी कि भाई इसको आप लोगों ने हेडिंग को किस तरह लिखना है, इसके अंदर आप लोगों ने कौन सा मटेरियल लिखना है, इसमें आयतें आप लोगों ने, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में आयतें लिख लेंगे और उर्दू वाले बच्चे उर्दू में आयतें लिख लेंगे। इस तरह मेरा आप लोगों के साथ जो है ना सेशन चलेगा, उर्दू में भी और इंग्लिश में। ठीक हो गया? ये उर्दू इंग्लिश की कंफ्यूजन खत्म हो गई है?
बताएं। अगर तो जो बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर समझते हैं इंग्लिश का, तो वो भाई इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर अपना, उसका कोई मसला नहीं, ठीक है। जो आयतों को आसानी से याद कर सकते हैं वो इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिन बच्चों का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है कि उन्होंने बैकग्राउंड उनका उर्दू का था, जो कि लाइक मेरे जैसे बच्चे हैं कि उन्होंने कभी इंग्लिश में इस्लामियात नहीं पढ़ी, तो वो उर्दू में रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें हम लोग, बताएं मुझे थोड़ा सा मैम कुछ। क्लियर है। हाँ जी, थोड़ा सा कुछ बोलें आप लोग, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सारे बड़े जो है ना जाग रहे हैं और जो है ना एक्टिव होके बैठे हुए हैं। मैम चलो टॉपिक पे डिस्कशन, मतलब डिस्कशन का क्या सीन है? आ, मतलब कोई भी टॉपिक है तो डिस्कस करेंगे, हमारे भी लेंगी ताकि हमें आइडिया हो कि हमने अगर कोई मतलब कोई भी आर्गुमेंट है तो उसे कैसे बिल्डअप करना है ना। हाँ नहीं, टॉपिक इस तरह देखें, क्या नाम है, मैं आप लोगों को तैयारी इस तरह करवाऊंगी। देखें, अगर एक हमारे पास हमारा पहला चैप्टर आता है फॉर एग्जांपल, हाँ पहला चैप्टर हमारे पास आता है, पहले चैप्टर में अगर पहला टॉपिक आता है, पहले टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं आप लोगों को हर हेडिंग का जो है ना एक्सप्लेन, देखें पहले मैं आप लोगों को टॉपिक का क्रक्स बताऊंगी कि इस टॉपिक में उसने पूछा क्या हुआ है। दूसरी बात यह है कि उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को 8 9 10 हेडिंग्स बनवा दूंगी एक टॉपिक के अंदर। क्योंकि वो 8 9 हेडिंग्स जब मैं आप लोगों को बनवाऊंगी, क्वेश्चन को आप लोगों को समझाऊंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज आनी है, उसने पेपर में उसको इस तरह पूछना है। मैंने जो 8 10 हेडिंग्स आप लोगों के साथ बनवाऊंगी, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी, उन्हीं हेडिंग्स के साथ आप लोगों के अपने माइंड में भी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। हाँ भाई इसका ये मतलब है, इसके अंदर ये भी हेडिंग्स बन सकती है, इसके अंदर ये भी हेडिंग बन सकती है। फिर आप लोग सारे स्टूडेंट्स क्लास में खुद भी कंट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएंगे, मैम ये भी हेडिंग बीच में आ सकती है इसमें। तो वो जो 8 से 10 हेडिंग्स होंगी, वो हमारी क्लास में हमारी 15 16 18 हेडिंग चले जाएगी। और इजीली एक क्वेश्चन के अंदर आप लोग जाके 10 हेडिंग्स आराम से लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये होगा कि आप लोगों ने किस तरह उसको एनालिसिस करना है, और किस तरह अगर वो आपसे कोई जनरल क्वेश्चन पूछता है पेपर में, उसमें आपने उसको किस तरह हैंडल करना है, या आप लोगों ने कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर कभी बात नहीं करनी। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लास में साथ साथ बताती जाऊंगी कि भाई कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, किसमें आप लोगों को ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जो कम मार्क्स देगा, ठीक है। तो वो चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ जैसे जैसे हम लोग सिलेबस कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों को चीजें समझाती जाऊंगी कि ये भी चीज करें, यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से ये एमसीक्यूज आ सकता है, इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो वो कंप्लीट पैकेज मैं आप लोगों को दूंगी, उस चीज के हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम क्लियर है। एक्सक्यूज मी मैम, जी मुझे जी एक चीज कहनी थी कि जो जी जी क्लास की टाइमिंग वगैरह है तो वो एक बार अगर बता दें क्योंकि मिस हो जाए मेरे से। मेरी तो क्लास, टाइमिंग्स वगैरह अगर आप भी बता दें कि क्या हाँ ड्यूरेशन जी जी, होगी इसकी। हाँ जी जी अंबर, मैं क्लास की टाइमिंग और वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो ये है कि मेरा वीकेंड बैच होगा, ठीक है। उसमें वीकेंड बैच में ये होगा फ्राइडे टू संडे क्लासेस होंगी, और उन फ्राइडे टू संडे की क्लासेस का ये सीन होगा कि आपकी सुबह 10:30 बजे क्लास होगी, 10:30 बजे से आप लोगों की 12 बजे तक क्लास हुआ करेगी मेरे साथ, 1.5 घंटे की क्लास होगी। इन केस अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्लास मिस भी हो जाती है, तो वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं बच्चों को प्रोवाइड कर देती हूँ, उसमें कोई मसला नहीं आता, ठीक है। तो वीकेंड हमारा बैच होगा, टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक की टाइमिंग होगी इजीली। क्योंकि ये भी है कि एक तो मैंने सुबह की मॉर्निंग की क्लासेस इसलिए बच्चों की ज्यादातर रख रही हूँ, वो ये है कि जाहिर बात है सारे स्टूडेंट्स ने सीएसएस के लिए अपीयर होना है, तो वो कुछ बच्चों की जो है ना रूटीन भी सेटअप होती जाती है कि भाई सुबह जल्दी उठना है हम लोगों ने, ठीक है। तो रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। और इस्लामियात का सेशन वैसे भी मैंने सुबह इसीलिए रखा है कि भाई सुबह सुबह अल्लाह ताला का नाम लेंगे, ठीक है। अल्लाह का नाम लेके उठें और जो है ना अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें उठ के, ठीक है। तो ये मेरी सारी टाइमिंग होगी, ठीक है। तो बाकी इस्लामिक स्टडीज के सिलेबस की बात कर लेते हैं। जी जी और मैम जी जी मैम टोटल लेक्चर्स यानी आ, ड्यूरेशन कितना होगा, लेक्चर्स हाँ, कितने होंगे इस पूरे। टोटल टोटल लेक्चर्स मेरे होंगे आप लोगों के साथ 12 to 15 लेक्चर्स होंगे। 12 लेक्चर्स आप लोगों के सिलेबस के होंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने सिलेबस कवर करना है वो 12 लेक्चर होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों की क्लास 3 3 घंटे की नहीं ले रही। अगर मैं 3 घंटे की लेती ना, तो मैं लेक्चर को 6 घंटे पे 6 लेक्चर्स आप लोगों के ले आती, और आप लोगों की इस्लामियात को खत्म कर देती,
3 घंटे में एक चैप्टर करवाती और आप लोगों के सामने खत्म कर देती। इसीलिए क्योंकि 3 घंटे एक लगातार जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है ना, स्टूडेंट भी थक जाता है और टीचर का भी इंटरेस्ट जो है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि टीचर भी अपना इंटरेस्ट जो है ना खत्म करना शुरू हो जाता है कि बस मैं लेक्चर को वाइंड अप करूं और स्टूडेंट से जो है ना जान छुड़वाऊं और बस खत्म करूं। तो एक टाइम पे आके स्टूडेंट का भी यही हाल हो रहा होता है कि बस अब मैम खत्म कर दें, 3 घंटे हो रहे हैं बस, और हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, माइंड में नहीं जा रहा। तो वो ये है कि मैंने लेक्चर की ड्यूरेशन आप लोगों की 1.5 घंटे की रखी है और उस लेक्चर को मैंने 12 जो है ना लेक्चर्स में डिवाइड किया। और तीसरी बात ये, जो 3 लेक्चर्स आप लोगों के मेरे साथ एक्स्ट्रा होंगे वो एक्स्ट्रा इस सेंस में होंगे, 2 लेक्चर्स में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर्स में सारे एमसीक्यूज नोट डाउन करवाऊंगी आप लोगों को बकायदा, और एक लेक्चर में हम लोगों ने अपनी फैक्ट शीट बनानी है। क्लियर है? फैक्ट शीट में हम लोगों ने हदीसें नोट डाउन करनी है, हदीसों में हम लोग आयतों को भी नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे, नमाज के हवाले से अलहदा नोट डाउन करेंगे, इसके अलावा हम लोग हज के हवाले से, यानी हर टॉपिक के हवाले से एक फैक्ट शीट में पूरी आप लोगों को तैयार कर दूंगी और वो आप लोगों ने पेपर में जो है ना सारी तैयार रखनी है, ठीक है। तो इस तरह ये होगा कि आप लोगों का भी थोड़ा सा टाइम बचेगा कि हम लोग जो है ना, आप लोगों को मैं कहूँ कि आप लोग जाएं, इंटरनेट सर्च करें, किताबों को पकड़ें, वहां से आयतें निकालें, ये सारा कुछ। तो वो ये है कि मैं एक लेक्चर, मैंने कहा कि मैं 3 लेक्चर्स ऐसे रखूंगी कि वो कुछ ऐसा मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर दूं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए भी आसानी हो, क्योंकि जाहिर बात है इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग मेरे से भी पढ़ें और खुद बैठ के सेल्फ स्टडी भी करें, ठीक है। तो वो चीजें ये है कि रेडीमेड चीजें मैं आप लोगों को सारी प्रोवाइड कर दूंगी जो आप लोगों की जो है ना आगे पेपर्स के लिए जो है ना आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है। मैम एक एक क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि करंट एप्लीकेशंस जो सी होती है उसकी वजह से बच्चे ना फेलियर रेट ज्यादा है, तो मैम उस हवाले से थोड़ा बता दें कि वो क्या सीन हाँ, है। करंट वो मैं बता देती हूँ। अब पहली बात ये है कि मैं आप लोगों को इस चीज का इस तरह बताऊंगी। देखें, इस्लामिक स्टडीज है ना, कोई भी आप लोग उठा लें, लाइक आप पाक अफेयर्स उठा लें, आप इस्लामिक स्टडीज उठा लें, आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप लोगों ने पेपर देने जाना है ना, इस्लामिक स्टडीज का पेपर आप लोगों के सामने आया ना, सबसे पहले आप लोगों ने पेपर में वो वाले क्वेश्चन ढूंढने हैं जो क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस के हैं, ठीक है। लाइक अगर आप लोगों का पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ठीक है, आप लोग वहां से इस्लाम का तारुफ, उर्दू में अगर ये है हमारा जो चैप्टर है उर्दू में जिसको हम लोग कहते हैं इस्लाम का तारुफ, अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर से अगर आप लोगों को चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, रेदर देन कि आप लोग भागे किसी जनरल क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ने इस्लामियात को लाइट ले लेते हैं, ठीक है, हल्का लेते हैं कि भाई आखिरी दिनों में हम लोग इस्लामियात की तैयारी करेंगे, जनरल क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर अटेम्प्ट करके आएंगे। बच्चों को आप क्रिटिकल एनालिसिस बच्चों से होता नहीं है, जो उसके अपने सिलेबस के क्वेश्चन होते हैं बच्चे स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से फेलियर का जो रेशो है ना वो बढ़ता जाता है। मसला कुछ ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है इस्लामिक स्टडीज के जो अपने सिलेबस के क्वेश्चन है पहले उसको अटेम्प्ट करें, उसको अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन बचती है तब आप लोग जर्नल क्वेश्चन को उठाएं, ठीक है। क्योंकि देखें, पहली बात तो ये है कि जब आप लोग अपने इस्लामियात के सिलेबस के क्वेश्चन उठाते हैं ना, तो एग्जामिनर को ये पता होता है कि इस बच्चे ने इस्लामिक स्टडीज को पढ़ा है, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज का पूरा कोर्स इसने पढ़ा है, इस बच्चे को सारी चीजों का पता है, ठीक है। और अगर आप सिंपल जर्नली क्वेश्चन उठा के पहले ही अटेम्प्ट कर देते हैं ना, तो एक तो पहली बात ये होती है कि एग्जामिनर को ये इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई इसने जर्नली रीडिंग शीडिंग की हुई है, कि कोई किताब उठा ली, कोई कहीं से आर्टिकल पढ़ लिया या कहीं से कोई चीज पढ़ ली, तो इसने जो है ना वही आके जो है ना जर्नल सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, पहली बात ये, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि उससे फिर ये भी फील होता है कि शायद इसने जो है ना सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप लोगों के वो बात आ जाती है कि क्वेश्चन चूज करने के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप लोगों के मार्क्स ज्यादा आते हैं कि कम आते हैं, ठीक है। और बात यही आती है कि बच्चों को क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना आता, बच्चों को अपनी जो कह लें कि अपना एनालिसिस नहीं देना आता पेपर में, जिसकी वजह से फेलियर का रेशो जो है ना बढ़ता जाता है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि भाई उन्होंने जो आप लोगों को सिलेबस दिया, अगर सिलेबस के अंदर से आप लोगों के पेपर में 4 क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं तो आप लोगों को किसी जर्नल क्वेश्चन की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, आप लोग चुप करके उन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपना पेपर बंद करें, जर्नल क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को देखने की जरूरत भी नहीं, ठीक हो गया। अगर आप लोगों का कोई नहीं ओ, हो, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं पूरा होता तो फिर आप लोग जर्नल क्वेश्चन की तरफ जाएं, और उस जर्नल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोगों ने उसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक हो गया। ओके मैम। हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी।
ये आपने रेफरेंसेस में हदीस की बात की, तो एक क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम कितने रेफरेंसेस होने चाहिए? हाँ, मतलब कि एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन में आप देखिए, अगर आपको क्वेश्चन लिखने हैं ना, आपकी एक साइड के ऊपर एक रेफरेंस तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। आप जब क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए शीट है ना, एक शीट की एक साइड के ऊपर एक रेफरेंस तो लाजमी है, ठीक है। किसी ना किसी हेडिंग में आप लोगों ने कोई ना कोई रेफरेंस उसको मार्कर से लिखा हुआ नजर आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा है तो कोई हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लिखा है, इस तरह नहीं करना, ठीक है। एक क्वेश्चन की एक साइड पे या आप लोग देख लें कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा भी कोई 4 लिख लें, ठीक है। आप लोग 4 रेफरेंस उसको दे दे, जहां पे बनते हैं 4 से आप लोग 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत है, आई थिंक, जितना पता नहीं मीठा डालो गुड़ डालो, वो कोई इस तरह की कहावत है कि उतना मीठा होता है। तो वही समझ लें कि जितने ज्यादा आप लोग किसी चीज के ऊपर, वो कहते हैं ना कि पिज्जा के ऊपर जितनी टॉपिंग अच्छी हुई होती है उतना खाने का मजा आता है। तो वो बस एग्जामिनर का भी यही हाल है कि जितने आप लोगों ने जरा अंदर हदीसें और वो जो मिर्च मसाले हैं वो जरा ज्यादा डाले होंगे, तो उसको भी क्वेश्चन का जो है ना आंसर आप लोगों का पढ़ने का मजा आएगा, और उसको पता होगा कि बच्चे को जो है ना, हाँ एग्जैक्टली वही, आसमा जितना गुड़ डालो उतना मीठा। हाँ एग्जैक्टली वही वाली कहावत। तो वो ये है कि जितने आप लोग मैक्सिमम डाल सकते हैं आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन 3 से कम किसी ने नहीं डालनी, 3 या 4 से कम कोई बच्चा नहीं डालेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों का 4 से 5 पेजेस के ऊपर जाता है। और नहीं, रिपीट नहीं करना, कोई रेफरेंस आप लोग रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, रेफरेंस रिपीट नहीं करना आप लोगों ने। हाँ, क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन में एक रेफरेंस लिख लिया ना, उस रेफरेंस को आप लोगों ने उस क्वेश्चन के अंदर दोबारा रिपीट नहीं करना। अगले क्वेश्चन के अंदर आप उस रेफरेंस को डाल सकते हो, लेकिन उसी क्वेश्चन के अंदर दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। अगले क्वेश्चन के अंदर आप जाके उसी जो पहले आपने रेफरेंस दिया उसको नए क्वेश्चन के अंदर डाल दो, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर आगे जाके आप दोबारा से वो रिपीट नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? चलें ठीक है, अब किसी को क्वेश्चन है तो बताएं। बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग आगे चलें। चलो ठीक हो गया। अब हम थोड़ा, जी जी, नो मैम, कोई क्वेश्चन? चलें ठीक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देख लें। सिलेबस मैंने नोट डाउन किया हुआ है इंग्लिश में स्लाइड्स में, ठीक है। इसके अलावा उर्दू में भी मैं सिलेबस को आप लोगों को समझा देती हूँ। अब अगर हम लोग इंग्लिश में सिलेबस की बात करें ना, तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है, हमारा पहला जो चैप्टर हमारे पास आता है वो आएगा हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। जो बच्चे उर्दू वाले हैं वो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन टू इस्लाम आएगा, और जो उर्दू वाले हैं इस्लाम का तारुफ हमारा पहला चैप्टर आएगा, ठीक है। अब इन चैप्टर्स के अंदर हम लोगों के पास आने हैं टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक्स किस तरह आएंगे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लें, दीन और मजहब आ गया, इस्लाम की नुमाया खसूसियात आ गई, ठीक है। इसी तरह उसको इंग्लिश में हम लोग अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन इस्लाम, बाकी बकायदा आप लोग देखते जाएंगे हम लोग सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस आप लोग भी अपने पास रखेंगे और मैं भी अपने पास रखूंगी, मैं नोट डाउन करवाती जाऊंगी, ये टॉपिक भी करना है, ये टॉपिक भी करना है, ये टॉपिक भी करना है। जोन सा टॉपिक करते जाएंगे उसको आप लोगों ने मार्क करते जाना है, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग कहते हैं, अगर उर्दू में बात की जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इस्लामी इबादत के रूहानी, अखलाकी और समाजी असरात, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं नमाज को, रोजा को, ज़कात को और हज को, ठीक है। और अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो आप लोगों का एक बीच में टॉपिक आता है इस्लामिक वर्शिप, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल, मोरल एंड सोशल इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखना है कि ये वाला, इस चैप्टर में से जो ये वाला टॉपिक है ये आप लोगों का नहायत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि पेपर में हर साल या तो वो कोई नमाज के हवाले से कोई टॉपिक डाल देता है, या तो वो आप लोगों को रोजे में से डाल देगा, या तो ज़कात का डाल देगा, या तो हज का डाल देगा। इन चारों में से वो आपको कोई ना कोई टॉपिक लाजमी देता है, यानी हमारा पहला चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमें पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया? पहला चैप्टर बताइएगा। जागें, थोड़ा सा उठ जाएं, सोना नहीं है किसी ने, सोना नहीं है किसी ने, जागते रहें भाई। मैम जी जी, क्लियर है, क्लियर है। चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया सिद्रा। बस सोना नहीं है किसी ने, जागते रहना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर कोई बच्चा ना बोला, क्योंकि मेरी क्लास में यूजली ये हो रहा होता है, क्योंकि मुझे कोई बच्चा ना बोले तो मैं फौरन बोल पड़ती हूँ कि भाई आप बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, सो तो नहीं गए, ठीक है। हाँ, बस जागते रहना है।
दूसरी बात ये कि अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास आता है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एस रोल मॉडल। अगर हम लोग बात करें और इसमें अगर आप लोग उर्दू में बात कर लें तो हमारे पास आ जाता है सीरत तैयबा का मुतालिया बहसहियत नमूना अमल। देखें, अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें ना तो दूसरा चैप्टर भी हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पेपर में वो सीरा जो मोहम्मद है सीरत तैयबा के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन बीच में डाल सकता है, ठीक है। या तो वो आप लोगों को मुअल्लम इंसानियत के ऊपर अमली नमूने के हिसाब से डाल देगा, या सिपा सलार के हवाले से डाल देगा, यानी किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कनेक्ट करके आप लोगों को एक टॉपिक लाजमी पेपर में वो दे सकता है, ठीक है। यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने कोई टॉपिक स्किप नहीं करना। क्लियर है? ठीक है। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलें, ठीक है, जो कि हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें उर्दू की बात करें तो आप लोगों के पास आता है चैप्टर इंसानी हकूक और इस्लाम में खवातीन का मुकाम मर्तबा, ठीक है। इसमें ये है कि आप लोगों का मोस्टली खवातीन के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर और जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं, ठीक है, और औरतों के हवाले से आप लोगों को एक पेपर में क्वेश्चन वो लाजमी डाल सकता है। और ये जो ह्यूमन राइट्स और स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंदर से, वो हमेशा आप लोगों को जर्नल क्वेश्चन डालता है, ठीक है। एक बात याद रखें, इस तीसरे चैप्टर के अंदर से जब भी उसने आप लोगों को क्वेश्चन देना है उसने जर्नल स्टेटमेंट बनाकर देनी है। उसने एग्जैक्ट वो वाला क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछेगा जो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। आएगा आप लोगों को इसी चैप्टर में से, लेकिन वो आप लोगों की स्टेटमेंट इस तरह मोल्ड करके देगा कि वो आप लोगों का जर्नल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमें ये भी पता चला कि हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसको भी वो नहीं बख्शता, इसके अंदर से भी जो है ना हमें वो क्वेश्चन डाल के दे सकता है, ठीक है। उसके बाद बात कुछ यूं है कि आप लोगों का जो इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात करें, जो कि हम लोग कहते हैं इस्लाम में तहजीब और सकाफत की बात करते हैं, उर्दू में हमारे पास ये टॉपिक आता है। इसमें बात कुछ यूं है कि पेपर में इस्लामिक सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन हर हाल में आना है। किसी और चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आए ना आए, इस्लामिक सिविलाइजेशन में से क्वेश्चन लाजमी आना है। ये आप लोग देख लें, हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है इसमें से। और मोस्टली ये होता है कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चों के नंबर कम आते हैं। एक बात ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखें, आप लोग मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सबको पता है कि भाई चौथे चैप्टर के अंदर से जो है ना क्वेश्चन लाजमी आना है पेपर में। अब सारे, मैं, आप, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चे जो है ना इस चौथे चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करके जाएंगे। जब पेपर को हम लोग चैप्टर को तैयार करके जाएंगे तो सबसे पहले जाके यही टॉपिक उठाएंगे और उस क्वेश्चन में देखें, एग्जामिनर ने हर बच्चे का पेपर पकड़ना है, हर बच्चे ने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, और मे भी हमें ये नहीं पता कि एग्जामिनर को किसका क्वेश्चन पसंद आ जाए, ठीक है। तो बात यही आ जाती है कि इस चैप्टर की वजह से इस क्वेश्चन के अंदर कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि इसमें नंबर कम आने के चांसेस होते हैं, कि इस वाले चैप्टर में नंबर कम आते हैं, ठीक है। ये मैं बच्चों को तब कहती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने तब अटेम्प्ट करना है जब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन ना बचे, ठीक है। तब आप लोग इस्लामिक सिविलाइजेशन वाला क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? करना हम लोगों ने ये है, हमें पता है इसमें से क्वेश्चन पेपर में हर हाल में आना है इस चैप्टर में से, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई चॉइस ना बचे क्वेश्चन की, तब आप लोग जाके इस्लामिक सिविलाइजेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कि आपको फिर मैं कहूंगी कि आप लोग किसी जर्नल क्वेश्चन की तरफ ना जाएं, जर्नल क्वेश्चन में कट लगाने की बजाय आप लोग इस्लामिक सिविलाइजेशन को उठा लें और उस क्वेश्चन को आप लोग कर लें। ठीक हो गया? चलो ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ इस्लाम की बात करें, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वही बात, और इस्लामी तर्ज हुक्मरानी की बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो हमारे सेम आते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारे इस चैप्टर के अंदर से जो हमारे पहले 4 टॉपिक्स आते हैं वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने जो डाटा पहले के लिए तैयार करना है वही आप लोग दूसरे में भी वही डाल सकते हैं, तीसरे में भी वही डाल सकते हैं, चौथे में भी वही डाल सकते हैं। यानी हमें ये पता चला कि अगर हम लोगों ने पहला टॉपिक तैयार किया तो अगले 3 भी हमारे इस चैप्टर में से ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक हो गया? यानी ये भी हमारा चैप्टर नॉर्मल है, इसके अंदर से मोस्टली अभी तक इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको तैयार करेंगे कि ये ना हो कि इस चैप्टर के अंदर से वो क्वेश्चन पूछ ले कोई, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया सेट। जी जी, इस चैप्टर
वैसे तो इतने क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, ये सरकारी मुलाजमीन वाले भी, एक नहीं देखिए वाले सरकारी, भी, और देखिए मेरे, जी जी, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन उसने एग्जैक्ट आप लोगों के सिलेबस के अंदर से नहीं उठाए थे। वो क्वेश्चन आप लोगों को उसने जर्नली मोल्ड करके दिए हैं, ठीक है, जर्नल क्वेश्चंस के हवाले से उसने बना कर दिए हैं। यस मैम। हाँ जी। तो फर्क ये आ जाता है कि एग्जैक्ट आप लोगों की वही स्टेटमेंट उसने उठा के नहीं दी, उसने आप लोगों को जर्नल क्वेश्चंस बना के दिए हैं, पहली बात। अब लास्ट हमारा आता है इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर, लास्ट चैप्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इसमें से अक्सर आ जाता है जिसमें हम लोग कहते हैं इजमा और इज्तिहाद के ऊपर क्वेश्चन, अक्सर औकात पेपर में वो क्वेश्चन दे देता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का चैप्टर है, इसको भी हम हर लिहाज से कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी ये हम लोगों को पता चल गया कि हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं, और इन 6 चैप्टर्स को हम लोगों ने 12 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया? हर लेक्चर देखें, एक हम लोग एक चैप्टर के ऊपर 2 दिन लगाया करेंगे, हमारा चैप्टर क्लियर, ठीक है। अगला चैप्टर आया, 2 दिन लगाए, वो क्लियर। तो इस तरह करके आप लोगों ने काम किया करना है कि मैंने आप लोगों को जितना काम करवाना है आप लोगों ने साथ साथ तैयार करते जाना है। ये चीज आप लोगों ने बिल्कुल नहीं रखनी कि मैम ने आज करवा दिया, कोई नहीं, दूसरे दिन का काम भी होगा, अगले दिन का काम भी होगा, इकट्ठा कर लेंगे, ये काम नहीं करना आप लोगों ने। जोन सा लेक्चर आपको जिस दिन मिला है उसी दिन आप लोगों ने कर देना है। आप लोगों को लास्ट के ऊपर संडे की जब क्लास हो जाया करेगी, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया करनी है, ताकि आप लोगों की एक तो रिटन प्रैक्टिस भी हो, जो बच्चे इंग्लिश में, जाहिर बात है इंग्लिश के स्टूडेंट्स होंगे वो उसी असाइनमेंट को इंग्लिश में लिख के दिया करेंगे, और जो उर्दू के स्टूडेंट्स होंगे वो उर्दू में मुझे लिख के जो है पीडीएफ बना के कैम स्कैनर से पिक्चर्स लेकर वो मुझे सेंड किया करेंगे, और उसको मैं चेक करके बताया करूंगी कि कहाँ पे आप लोगों ने जो है ना किस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट मुझे भी ये पता चलेगा कि मैं जो आप लोगों को काम करवा रही हूँ आप लोग कितने पानी में और कितना कुछ आप लोगों को आता है, ठीक है। जहां पे आप लोगों की कोई गलती होगी पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, या हेडिंग्स की मिस्टेक होगी, या आप लोगों की क्वेश्चन के लेंथ की मिस्टेक होगी, वो साथ साथ आप लोगों को क्लियर होती जाएगी कि यहाँ पे हमारी फ्ला मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे हमने आयत डालनी थी, यहाँ पे हमने ये करना था। तो वो चीजें आप लोगों की जो गलतियां आप लोगों ने पेपर में जाके करनी है वो यहीं पे निकल आएंगी आप लोगों की, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बात ये करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने इस्लामिक स्टडीज को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। अब कुछ बातें ये हैं कि टिप एंड ट्रिक्स कुछ ऐसी हैं इस्लामिक स्टडीज के लिए जो आप लोगों की जरूरी हैं, ठीक है। वो ये है कि जो हमारा पहला फेज होगा, देखिए जब हम लोगों ने स्टार्ट करना है ना, पहला फेज हमारा ये है कि हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है। आप लोगों ने मेरे से लेक्चर लेना शुरू कर दिया, ठीक है। लेक्चर लेने के साथ साथ आप लोगों ने उसी फेज में अपनी सेकंड फेज को ऐड करते जाना है। यानी मैंने जोन जोन सी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने काम करना है कि अपने पास एक सेपरेट नोटबुक ले लेनी है, ठीक है। अब आप उसे नोट डायरी बना लें, या आप लोग उसको नोट पैड कोई रख लें, कोई भी चीज रख लें, या व्हाइट पेपर रख लें A4 साइज के, ठीक है। वो आपने ये करना है कि आप लोगों ने लिखना है ऊपर फैक्ट शीट फॉर इस्लामियात, ठीक है। एक साइड पे आप लोग हेडिंग बना ले, आयात की हेडिंग बना लेना, दूसरी साइड पे आप लोगों ने हदीस की हेडिंग बना लेनी है, ठीक है। और उन पेपर को यहाँ अपने जो आप लोगों की नोटबुक है पेपर को स्टेपल कर लें, या आप नोटबुक के पार्ट्स बना लें। जोन सी चीज में आप लोगों को जहां लिखवाती जाऊंगी आप लोगों ने वो नोट डाउन करते जाना है। हाँ जी ये आयत भी है, इसको नोट डाउन कर लिया फौरन आप लोगों ने अपनी फैक्ट शीट के अंदर। हदीस है, फौरन उसको नोट डाउन कर लिया। एमसीक्यूज के लिए एक पोर्शन बना ले, हाँ जी ये एमसीक्यूज है, फौरन वहां पे वो एमसीक्यूज नोट डाउन कर लिया। नंबर 1 एमसीक्यूज ये लिखवाया था मैम ने, नंबर 2 ये, इस तरह नंबरिंग दे के कर लेना है। और उस फैक्ट शीट को आप लोगों ने रोज रात को सोने से पहले रिवाइज करके सोना। रोज रात को रिवाइज करेंगे आप लोग, याद ना करें आप लोग, सिर्फ एक दफा उसको पढ़ के सो लें, ठीक है। कि भाई आज ये हम लोगों ने आयतें लिखी और ये हदीस लिखी है, तो वो फिर जब आप लोगों के नजर के सामने से रोज गुजरता जाएगा, रोज गुजरेगा, तो वो चीजें आप लोगों के माइंड में खुद ही बैठती जाएंगी। वो कहते हैं ना कि एक चीज आप लोग लगातार देखते जाएं तो आप लोगों को वैसी वो चीज रट जाती है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने कोशिश करनी है। एक तो पहली बात होगी कि हमारी प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही होगी, दूसरी बात ये कि आप लोगों की फैक्ट शीट भी और हदीसें वगैरह भी सारा कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा फेज आप लोगों का ये होगा कि जब आप लोगों के मेरे साथ लेक्चर्स और सारा कुछ तैयार या खत्म सब कुछ हो जाएगा, टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, फिर आप लोगों ने अपने तरीके से बैठ के जो है ना अपनी रिवीजन करनी है। और रिवीजन भी इस तरह करनी है कि आप लोगों ने अपने 3 से 4 दिन सेट करने हैं
कि मैंने भाई 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर इस्लामियात की रिवीजन करके खत्म करनी है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, पेपर्स में आप लोगों ने अपनी मोटी मोटी किताबें नहीं उठाकर लेके जानी। आप लोगों ने जो अपने बुलेट पॉइंट्स में जो हेडिंग्स के नोट्स बनाए होंगे वही आप लोगों के काम आएंगे और वही वहीं से आप लोगों की रिवीजन होगी। क्लियर है इतनी बात? बताइएगा अगर नहीं क्लियर, किसी बच्चे के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। चलें ठीक हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मुझे लग रहा है कोई पूछने वाला है। आई थिंक माइक किसी का हिला था, बंद हो गया फिर। चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब बात कुछ यूं है कि बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं कि कौन सी चीजें इस्लामियात में नेक्स्ट क्लास फ्राइडे। हाँ जी एग्जैक्टली, जी जी बिल्कुल हैदर, जी जी मैं फीस स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ, मैं सारा कुछ बता देती हूँ। जी जी मुझे आसमा पता है आप सब मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। जी जी, तो वो ये है कि देखें, मेरे अगर 60+ मार्क्स आ सकते हैं तो आपके उससे ज्यादा ही आ सकते हैं, ठीक है। तो बस मसला ये है कि तैयारी आप लोगों ने साथ साथ करनी है। वो जो कहते हैं ना कि वो बैक बेंचर्स की तरह आप लोगों ने ये नहीं करना कि सारा काम इकट्ठे करते जाएं और पेपर्स के दिनों में जाके आप लोग उसको डट्टे लगा रहे हो, ये काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। नोट साथ साथ बनाते जाना है, ठीक है। तो चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी इंशाल्लाह हैदर, आप लोगों की सजाद चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब कौन सी चीजें हैं जो इस्लामियात में आप लोगों ने अवॉइड करनी है, ठीक है, वो चीजें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहली बात ये है कि आप लोगों ने किसी भी किस्म का कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर अननेसेसरी गुफ्तगू करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दहशतगर्दी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इंतहा पसंदी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को अटेम्प्ट करने से मैं रोकती हूँ कि भाई आप लोगों ने ना तो इंतहा पसंदी के ऊपर क्वेश्चन करना है, ना तो आप लोगों ने किस तरह के कोई दूसरे इस तरह के कोई भी जो है ना दहशतगर्दी के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये 2 टॉपिक्स पढ़ के ही नहीं थी गई थी पेपर में, क्योंकि मुझे पता था अगर क्वेश्चन आया भी तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं करना। मैं कोई और जनरल क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी, मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना जिसकी वजह से मेरे पूरे पेपर जो है ना डेंजर जोन में चले जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इंतहा पसंदी जैसे क्वेश्चन या आप लोगों ने दहशतगर्दी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि इसमें आप लोगों के आ जाते हैं कंट्रोवर्शियल इश्यूज, फिर आप लोग डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, फिर कुछ बातें बीच में ऐसी आ जाती हैं कि ये ना हो कि कोई बात ऐसी हो जाए जिस वजह से हमारा पेपर डेंजर जोन में चले जाए और हमारे एक क्वेश्चन की वजह से हमारा पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो जाए। क्लियर है पहली बात कि कौन सी चीज आप लोगों ने नहीं करनी है अपने पेपर में। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने इररेलेवेंट कंटेंट नहीं उठाना। फॉर एग्जांपल, वो आपसे पेपर में नमाज के बारे में पूछ रहा है तो आप लोग नमाज का लिखते लिखते बीच में हज की बातें आप लोगों ने लिख दी है, ठीक है। नमाज का लिखते लिखते आप लोगों ने उसमें रोजे की आयतें डालना शुरू कर दी है, रोजे के हवाले से आपने हज के हवाले से आयतें डालना शुरू कर दी है। अगर क्वेश्चन उसने नमाज का पूछा तो आप लोगों ने नमाज के ही बारे में डिस्कशन करनी है, आप लोगों ने और किसी चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ उसी चीज के अंदर क्वेश्चन के अंदर रहना है जो आप लोगों को उसने पूछा हुआ है। आप लोगों ने इधर की बातें नहीं करनी, उधर की बातें नहीं करनी, आप लोगों ने एग्जैक्ट उसी के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर रहना है, ठीक है। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है कि आपने जोन सा भी आंसर देना है, हर क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों ने परफेक्टली उसकी हेडिंग्स बनानी है, टू दी पॉइंट आप लोगों ने आंसर लिखना है, कोई आप लोगों ने बीच में गप्पे नहीं मारनी, बीच में आसान सी आयतें लिखें, ठीक है। रेफरेंस दें, आयतों के हवाले से आप लोग रेफरेंस दे सकते हैं, कायदे आजम का कोई शेर है उसको कोट करें बीच में, यानी इस तरह की चीजें आप कोट कर सकते हैं बीच में, ठीक है। वाकया कोई आपका किसी सहाबी का आप लोगों के माइंड में है, आप लोग बता सकते हैं बीच में, ठीक है। यानी आप लोगों का एक परफेक्ट एक क्लियर सा क्वेश्चन होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह की हो कि भाई उसको देख के पता चले कि ये सजाद ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये अरूज ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो बस उसका दिल खुश हो जाए देख के, ठीक है। यानी कोई भी इररेलेवेंट चीज आप लोगों ने बीच में बिल्कुल भी नहीं डालने की कोशिश करनी। जितना वेटेज आप लोगों का पहले क्वेश्चन का आंसर का होगा उतना ही आपका सेकंड का होगा, उतना ही आपका थर्ड का और उतना ही फोर्थ का। ये बिल्कुल नहीं करना पहला क्वेश्चन आप लोगों का 6 पेजेस पे जा रहा है, दूसरा बेचारा 5 पे जा रहा है, तीसरा 4 पे, और जो चौथा है उसके लिए आप लोगों को 2 पेजेस के लिए नहीं मिले, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई हमारी टाइम मैनेजमेंट नहीं है,
ठीक है। तो वो चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने वेटेज किस तरह देनी है और किस तरह आप लोगों ने पेपर में मार्क करना है कि हमारा पहला क्वेश्चन कितने पेजेस पे जाएगा, दूसरा कितने पेजेस पे जाएगा, तीसरा कितने पे जाएगा और चौथा कितने पे जाएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन की लेंथ एक ही रखनी है आपने, एग्जैक्टली सवालों की लेंथ सेम रखनी है। किसी सवाल की लेंथ के ऊपर आप लोगों ने ये नहीं करना कि 2 पेजेस ज्यादा लिख देते हैं, तीसरे पे 3 पेजेस ज्यादा लिख देते हैं, इस तरह नहीं करना। वो फिर आप लोगों का ये होगा कि जो आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, वो आप लोगों का फिर छूट जाएगा, उसके ऊपर आप लोगों के पास डाटा नहीं बचता। ठीक है, डाटा छोड़े भाई, आप लोगों के पास टाइम नहीं बचता। अगले एग्जाम जो होते हैं वो पेपर लेने के लिए आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई पेपर दे दो बस, बहुत हो गया, बहुत गप्पे मारनी है आप लोगों ने, पेपर दे दो। तो इसलिए हम लोगों ने ये रिस्क नहीं लेना कि एक क्वेश्चन को लेकर बैठे रहे, हम लोगों ने बाकी भी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बाकी भी लाइन पे लगे होंगे हमारे क्वेश्चन, उसको भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी ये है कि आप लोगों ने कोई भी सेल्फ मेड थीरीज नहीं डालनी। ठीक है, अपने पास है वही बात आ गई ना, कोई अपने पास से बना के वाकयात नहीं डाल देने, कोई अपने पास से बना के किसी आयत का मफहूम मोल्ड करके नहीं लिख देना। आप लोगों ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिख देनी जो इररिलेवेंट है। ठीक है, कोई आम सा आप लोगों ने कोई गली में वाकया देख लिया या कोई रोड पे वाकया देख लिया, उस तरह के वाकयात, अनरियलिस्टिक चीजें आप लोगों ने बीच में नहीं डालनी। जो ऑथेंटिक चीजें हैं उन्हीं वाकयात को आप लोगों ने बीच में डिस्कस करना है। ठीक है, उन्हीं थीरीज को आप लोगों ने बीच में डालना है, उन्हीं स्टेटमेंट्स को डालना है। कोई भी फालतू अपने पास से गप्पे शप्पे क्वेश्चन में मारने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा हदीस और ज्यादा से ज्यादा आयतों को कोट करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोगों की जो टॉपिंग है क्वेश्चन की वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए और एग्जामिनर को आप लोगों का क्वेश्चन देखकर अच्छा लगे कि भाई इस बच्चे ने बहुत सी हदीसें और बहुत सी आयतें बीच में कोट की है। क्लियर हो गया? यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक हो गया। सजाद को कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी बता दे। सामना को भी क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? चलो ठीक हो गया, क्लियर हो गया, चलो सही हो गया। आगे चलते हैं अब हम लोग। आगे ये इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं कि भाई टिप्स कौन कौन सी हैं आप लोगों के पास जो आप लोगों ने पेपर में डालनी है। पहली बात तो ये है कि आप लोग कोट करें, रेफरेंस अरबी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग अरबी में रेफरेंस को कोट करें। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अरबी में लिखते हैं तो आप लोगों ने अराब नहीं लगानी। ठीक हो गया, आप लोगों ने अराब वगैरह लगाने से परहेज करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग उसके ऊपर अराब लगाएंगे तो उसमें जो है ना आप लोगों के गलती के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अराब नहीं लगाने। और अगर कोई बच्चा अरबी नहीं लिख सकता तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरबी ही लिख के आए। ठीक है, आप लोग बगैर अरबी के कॉमा लगाएं और बीच में आयत का तर्जमा लिखें। और एक बात हमेशा याद रखें, फालतू कॉमास इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है, अब आपका दिल किया कॉमा लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, उसको बंद कर दिया, आप लोगों का लिखा गया बीच में। आप लोग जहां पे कॉमा लगाते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमास बंद करते हैं, तो वहां पे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इसने कोई बीच में इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। ठीक है, हाँ लिख सकते हो, इंग्लिश में भी कोटेशन आप ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, आप उर्दू में उसका रेफरेंस दो कि भाई कुरान पाक में ये इरशाद हुआ है या कुरान पाक ये हुक्म देता है। अगर आपको उर्दू में देखें, अगर तो कोई उर्दू का बच्चा, उर्दू वाले को तो इंग्लिश में लिखने की पहली बात है जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उर्दू वाले को उर्दू में ही याद होता है। ठीक है, तो इंग्लिश वालों को ये होता है कि इंग्लिश वाले अगर अपने पेपर में अरबी के अंदर लिखें या उर्दू के अंदर लिखें तो उसमें कोई मसला नहीं आता। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि एक कोई आयत लिखें उर्दू में, ज्यादा इंग्लिश वाले फिर इंग्लिश में ही लिखें और उर्दू वाले उर्दू में लिखें। अब ये नहीं कि आप लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट सारी उर्दू में आयतें याद करके चले जाओ और ये पता चले कि सारे बच्चों ने आयतें उर्दू में लिख दी हैं, इस तरह नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, वो मैंने इस केस में कहा है कि अगर आपको कोई आयत भूल जाती है तो आप कोई एक आधी आयत उर्दू में लिख सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरे पेपर में आयतें ही उर्दू में लिख दें इंग्लिश वाले बच्चे, और उर्दू वाले बच्चे जो है ना इंग्लिश में आयतें लिखते हैं। ठीक है,
हाँ मैम, कोर्स कंटेंट में जो टॉपिक्स दिया उसके अलावा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जैक्टली आप डाल सकते हैं। आप गूगल करें, ठीक है, आयतों के हवाले से गूगल करें। गूगल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी आयत, छोटी छोटी कुरान पाक की आयत आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें ना, आपको इसी किताबों में मोस्टली बहुत ज्यादा लंबी लंबी आयतें दी होती हैं और टफ आयतें दी होती हैं, बच्चों को याद ही नहीं होती, ठीक है। आयतें आप लोग अरबी में लिखें या आप लोग उनका मफहूम लिख दें या उस आयत को उर्दू में लिख दें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। अरबी में कुछ बच्चों को याद नहीं रहती, कुछ बच्चों को याद रह जाती हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर अरबी में नहीं लिखते तो आप लोग उर्दू में लिख सकते हो, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास, फजूल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने। मैं आपसे ये बात डिस्कस कर रही थी, क्योंकि जहां पे आप लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं वहां पे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इसके अंदर इसने कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। अगर तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहां पे ही आप लोगों का क्रॉस लग जाता है, ठीक है। तो ये कोशिश करनी है कि इन्वर्टेड कॉमास हर चीज के लिए आप लोगों ने नहीं लगाने, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने क्या काम एक करना है, कि अगर किसी बच्चे को रेफरेंस भूल गया, फॉर एग्जांपल देखें, आयतों के रेफरेंस हर बच्चे को याद नहीं रहते कि फलानी आयत में ये फरमाया गया था या कुरान पाक के इस पारे के अंदर ये फरमाया गया है, ये याद नहीं रहते। आप लोग सिंपल भी बता सकते हो कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है या कुरान पाक हुक्म देता है, इस तरह भी आप लोग रेफरेंस दे सकते हो अगर आप लोगों को आयतें याद नहीं है, ठीक है। की बात कर रही हूँ इस्लामियात के लिए जो सिलेबस दिया है सीएसएस की बुक में, उस सिलेबस के अलावा किसी और टॉपिक से रिलेटेड नहीं, किसी और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा कोई जो नहीं 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 नहीं। देखें ऐसा ना, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस बस आप लोगों ने कवर करना है। अगर वो आप लोगों को कोई जर्नल क्वेश्चन भी देगा ना, तो आपके सिलेबस के अंदर से घुमा के उसको जर्नल बना के देगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं देगा, ठीक है। आपको किसी और सिलेबस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीएसएस का सिलेबस सामने रखना है और बस उसी को तैयार करना है, ठीक है। और किसी चीज को नहीं उठाना। ये होता है कि आपने एक बुक उठाई है, बुक के अंदर अगर आपके सिलेबस में नहीं है चीज, बुक के अंदर से अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम पढ़ते हैं तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट लंबा से लंबा पढ़ते जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को इतना लंबा कर देते हैं कि भाई उसके अंदर से 4-5 सवाल और निकल आते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं करना। सिंपल अगर उसने आपसे एक टॉपिक पूछा, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मफहूम या जो भी उसने पूछा है आपसे, आपने सिर्फ उसी को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, उस टॉपिक को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है। ज्यादा आप लोगों ने डिटेल में भी नहीं जाना और ना ज्यादा शॉर्ट पढ़ना है, और ना कोई इरेलेवेंट आप लोगों ने टॉपिक पढ़ना है जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिलेबस से हट के कोई क्वेश्चन नहीं आता। जी जी, देखें ऑप्शनल के हवाले से अगर बात डिस्कस करें ना, देखें ऑप्शनल में भी आप लोगों ने सिलेबस को फॉलो करना है। देखें जेंडर स्टडीज की अगर बात कर लें, जेंडर स्टडीज में भी आप लोगों के जो है ना क्वेश्चन के अंदर, सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी भी ऑप्शनल की बात करें, अगर आप लोगों ने सिलेबस सारा पढ़ा है ना, तो आप लोगों को उसके जर्नल क्वेश्चन इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात है। अगर हम लोग यूएस हिस्ट्री की बात करें ना, कि यूएस हिस्ट्री का जो पेपर आया था, देखें यूएस हिस्ट्री का पेपर इस तरह का आया था कि एक तो मसला ये है कि आप लोग देखें, यूएस हिस्ट्री जब आप लोगों ने तैयार करनी है ना, तो यूएस हिस्ट्री के अंदर उसकी हिस्ट्री के साथ आप लोगों को उसका करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ता है कि यूएस में इस टाइम क्या हालात है। जैसे हम लोग पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने करंट सिनेरियो भी पढ़ना होता है कि पाकिस्तान में अब कौन से टॉपिक हॉट पे चल रहे हैं और कौन कौन सी बातें हो रही हैं आजकल, क्या जो है ना चीजें चल रही हैं। तो इसी तरह यूएस हिस्ट्री का भी यही सीन था। अब बच्चों ने क्या किया हुआ था कि यूएस हिस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री तैयार करके गए हुए थे, पेपर में गए, एक क्वेश्चन हिस्ट्री पे आया, सारे क्वेश्चन उसने जो है ना करंट अफेयर्स के हवाले से डाल दिया। अब देखें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो भी यूएस के ही थे, वो यूएस के अपने ही क्वेश्चन थे, लेकिन मसला ये था कि बच्चों ने हिस्ट्री तैयार की हुई थी कि यूएस हिस्ट्री का पेपर है तो हम लोगों ने हिस्ट्री तैयार करनी है। दानियाल, आपकी जो क्वेश्चन की लेंथ होगी वो मैक्सिमम 5 पेजेस की होगी। 5 भी इस तरह लगा लें कि आप लोगों की जो साइड्स होंगी वो 8 साइड्स होंगी, 8 से 8.5 साइड्स की बात कर रही हूँ, पेजेस की बात नहीं कर रही, ठीक है। यानी 4 से 4.5 पेजेस बस, या आप लोग हद 4 पेजेस तक जाएंगे, ठीक है। 4 पेजेस से ज्यादा नहीं लिखना, अगर 4 पेजेस से ज्यादा लिखेंगे तो आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है।
4 पेजेस से एक पेज भी आगे चलेगी तो फिर आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के हाथ से निकल जाएगी, आप लोग पिक नहीं कर सकोगे बाकी क्वेश्चंस को। ठीक हो गया? इसीलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 4 पेजेस इनफ है। 10 साइड्स आ गई है ना, 10 साइड्स। ठीक है, अगर देखे 5 करते हैं तो 10, अगर तो आप लोग 4, मैं 4 की बात कर रही हूँ, आप लोगों ने 8 साइड्स लिखनी है। ठीक है, 8 से आप लोग 7 भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, 7 या 8 बस, इससे आगे किसी ने नहीं जाना। इससे ज्यादा लंबा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए ना, एक बच्चा अगर एक क्वेश्चन 4 पेजेस के ऊपर लिखता है तो उसने बाकी 4 देखें 4 और पेजेस लिखने हैं, फिर 4 8 और फिर 12 पेजेस और लिखने हैं आप लोगों ने। तो 12 पेजेस को कवर करने के लिए एटलीस्ट आप लोगों को टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो 4 पेजेस को आप लोगों ने क्या करना है, पहला क्वेश्चन लिखा, 4 पेजेस छोड़े, पेंसिल से निशान लगाया कि भाई ये मेरी बाउंड्री लाइन है। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस नहीं करना, यहां तक मैंने अपना पहला क्वेश्चन खत्म करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए फिर 4 पेजेस छोड़े, फिर आगे लाइन ड्रॉ कर दी, फिर 4 पेजेस छोड़े, फिर लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह जब आप लोगों के क्वेश्चन की आप लोगों ने लाइन बाउंड्री लाइन लगाई होगी तो आप लोगों को खुद भी पता होगा, टर्न कर करके पेज देख रहे होगे कि भाई हाँ मेरे पास इतना पेज बच गया है, मैंने ये लिखना है, मेरा इतना पेज बच गया है, इतनी हेडिंग्स बन जाएंगी, यहाँ पे मेरा कंक्लूजन आ जाएगा, इतना मैं इंट्रो लिख लेता हूँ। तो इस हवाले से आप लोगों के 4 पेजेस इनफ है, इससे ज्यादा किसी को जरूरत नहीं है जाने की। इशू नहीं आता, नहीं कोई मसला नहीं। आप देखें उर्दू की राइटिंग मोस्टली सबकी 50-50 होती है। ठीक है, उर्दू की राइटिंग में कोई भी इतना बड़ा मास्टर नहीं है, ना तो हम लोग इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि उर्दू की राइटिंग हमारी बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, तो उर्दू की राइटिंग नॉर्मली ही होती है। ठीक है, ना ज्यादा बड़ा लिखे ना ज्यादा छोटा लिखे। बाकी ये है कि उर्दू की स्पीड जब मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगी, उर्दू की आप लोगों की प्रैक्टिस तब भी हो जाएगी, लिख लिख के आप लोगों को उर्दू की प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। और दूसरी बात ये कि पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप लोगों ने मार्कर का, ब्लैक मार्कर का, ब्लू मार्कर का इस्तेमाल ज्यादा करें। ठीक है, हेडिंग्स को मार्कर से लिखें। ठीक है, जहां पे कहीं पे कोई फ्लो चार्ट बनने की कोशिश होती है तो वहां पे फ्लो चार्ट बना दें, अपनी हेडिंग्स को मिक्स करके देखें। फ्लो चार्ट इस तरह बनता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि बच्चों ने कहना है कि फ्लो चार्ट क्या, आप देखें। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट टिप्स का। ठीक है, मैंने टॉपिक का नाम लिखा इंपॉर्टेंट टिप्स, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे मेरा एक हेडिंग मैं बना दूंगी। ठीक है, यहाँ पे दूसरी हेडिंग बना दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरी हेडिंग बना दूंगी, यहाँ पे मैं चौथी हेडिंग बना दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा एक टोटली क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक हेडिंग आ गई, दूसरी तीसरी चौथी, ये मेरा बन जाएगा फ्लो चार्ट पेपर में। ठीक है, जब पेपर में क्वेश्चन वो एग्जामिनर पढ़ रहा होगा वो देखेगा भाई बच्चे ने बीच में फ्लो चार्ट भी डाल दिया, तो इसमें आप लोगों का इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा। फिर उसी हेडिंग्स को आप लोग एक्सप्लेन करें अपनी वर्डिंग में। और बात कुछ यूं होती है कि बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं मैम के आप कहती हैं कि 4 आपने वेटेज देनी है। ठीक है, क्वेश्चन को देखें, बच्चों के पास ये होता है कि पहले क्वेश्चन के पास डाटा बहुत अच्छा होता है, दूसरे क्वेश्चन में भी डाटा आप लोगों के पास कम आ जाए, तीसरे क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास डाटा बिल्कुल ही कम हो। तो वो बच्चे पूछते हैं कि फिर मैम उसके 4 पेजेस को हम लोग फिल किस तरह करेंगे। भाई उस 4 पेजेस को फिल आप लोगों ने इसी तरह करना है कि आप लोग क्वेश्चन के अंदर फ्लो चार्ट्स बनाना शुरू कर दो, आप लोग क्वेश्चन के अंदर ट्री चार्ट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, इस तरह करके आप लोग ट्री चार्ट्स बनाओ तो ये डायग्राम्स जब बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का पेज फिल हो जाएगा। फिल होगा पेज के नहीं होगा, बताएं, जगह फिल हो जाएगी ना पेज की। अब जब वो जगह फिल होगी तो फिर जितनी हेडिंग्स होंगी उन हेडिंग्स पे एक्सप्लेन करते जाना आप लोग बारी बारी, बस। तो ये हो गया कि अगर इन केस आप लोगों के पास जो है ना डाटा कम हो गया तो आप लोग इसकी मदद ले सकते हो। ठीक है मैम, इस्लामिक के पेपर में भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं? हाँ, इस्लामियात के पेपर में देखिए हेडिंग्स तो हर पेपर में बनती है ना, हेडिंग्स तो हम लोग कहेंगे इस्लामियात के पेपर में हेडिंग नहीं बनती, इस्लामियात के पेपर में भी हेडिंग बनती है, चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे उर्दू में लिखें, हेडिंग तो बननी है। तो हम लोगों ने फ्लो चार्ट इंग्लिश की हेडिंग के या उर्दू की हेडिंग्स के ही बनानी है। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। तो बाकी ये है कि अंबर आपको हो गया, आपकी राइटिंग का जो क्वेश्चन था वो आपको समझ आ गया कि प्रेजेंटेशन आपने किस तरह देनी है? और मैम मेरा एक और भी क्वेश्चन था ना, वो CSS और PMS वाला, उसके बारे में भी गाइड कर जी दें। जी, मैंने देखा नहीं, आई थिंक वो गुजर गया आपका क्वेश्चन, कहाँ पे चला गया आपका क्वेश्चन?
मैम दोनों पेपर्स की, हाँ एक ही थीम में अटेम्प्ट करने होते हैं, एग्जैक्टली एक ही थीम होती है दोनों की। अटेम्प्ट करने के तरीके दोनों के एक ही होते हैं, कोई अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट नहीं होता, दोनों के सेम होते हैं, ठीक है, सेम तरीके हैं दोनों के। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, वही बात आ गई कि आप लोग कोड रेफरेंस डाल सकते हो, इंग्लिश में भी डालो उर्दू में भी डालो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो इंग्लिश वाले हैं अगर उनको इंग्लिश में कोई आयत भूल गई है तो उर्दू में डाल दो, ठीक है। तो अगर उर्दू वाले हैं उनको अगर कोई इंग्लिश में भूल गई है तो सॉरी उर्दू में भूल गया तो वो इंग्लिश में उसको कोट कर सकते हैं, वो खाली अरबी में रहने दें उसको, ठीक है। तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं करना कि पूरे पूरे पेपर में जो है ना इंग्लिश वालों ने उर्दू में डाली और उर्दू वालों ने इंग्लिश में डाल दी, ठीक है। इस तरह नहीं करना। कोई एक आधी हेडिंग जो है वो अगर आप लोगों का कोई रेफरेंस भूल जाता तो इन केस आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद ये है कि अब वही बात आ गई है कि जो आप लोग का एक क्वेश्चन जो मैंने पीछे आप लोगों के सिलेबस में से बताया था कि एक क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा है जो पेपर में लाजमी आता है। एक बात तो ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर एक क्वेश्चन लाजमी आता है, पिलर्स ऑफ इस्लाम के ऊपर लाजमी आता है, नमाज रोजा ज़कात हज, इसके अंदर से क्वेश्चन लाजमी आता है। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है उसके अंदर से लाजमी आता है, और जो कंटेम्प्रेरी इशू है वो लाजमी पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी दे देता है। ये वो वाले एरियाज हैं आप लोगों के जो नहायत इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोगों के पेपर में हर हाल में क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हो, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स की कोटेशन ऐड करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो डॉक्टर इसरार की करें, डॉक्टर नाइक की करें आप लोग, सॉरी उनकी करें, आप लोग ऐड करें। डिफरेंट किस्म के स्कॉलर्स आ सकते हैं, आप लोग मुस्लिम स्कॉलर्स की भी ऐड करें, ठीक है। आप लोग नॉन मुस्लिम की भी करें, लाइक आप लोगों को अगर किसी की भी लगते लाइक गुरु नानक है, अगर उन्होंने कोई अच्छी बात की है इस्लाम के हवाले से, आप लोग उसकी आयत को कोट, सॉरी आयत की बात कर रही हूँ, आप लोग उसके रेफरेंस को कोट कर सकते हो बीच में कि भाई जो है ना गुरु नानक ने ये कहा था इस्लाम के बारे में, या कोई भी नॉन मुस्लिम बंदा है उसने कोई इस्लाम के बारे में कुछ तारीफ की है, या हमारे क्या नाम है लाइक रोजे के बारे में या नमाज के हवाले से कोई भी बात की है, कोई अच्छी बात की है, तो आप उसको अपने पेपर में कोट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग मुस्लिम स्कॉलर्स की बात कर लो, लाइक अगर अगर आप लोग को कोई अलामा इकबाल का कोई शेर ऐसा है, ठीक है, तो आप लोग अलामा इकबाल का कोई शेर इस तरह का बीच में ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। तो वही चीजें, मतलब वही बात आ गई कि आप लोग कोटेशन ज्यादा से ज्यादा ऐड करने की कोशिश करें, ठीक है। चाहे वो नॉन मुस्लिम्स की आ रही हैं, चाहे वो मुस्लिम्स की आ रही हैं, कुरान पाक की हदीसें और आयतें तो लाजमी हैं, लेकिन आप लोग इन स्कॉलर्स की भी जो है ना कोटेशन ऐड कर सकते हो, ये आप लोगों को प्लस पॉइंट्स देती हैं, ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। रुके जरा मुझे चैट देख लेने दें। चलो ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर अपने जो है ना थोड़े से सेशन के हवाले से बता दूं, ठीक है। मेरी टाइमिंग का सिस्टम ये है कि जो मेरी टाइमिंग है, रुके जरा, कोटेशन के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं, कोटेशन के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मिलती, कोटेशन के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मिलती, ठीक है। उसमें यह है कि अगर आप लोग सेशन की बात करें तो मेरा मॉर्निंग सेशन है, ठीक है, और ये मेरा लास्ट सेशन है, 2022 का लास्ट सेशन है। इसमें यह है कि आप लोगों की फ्राइडे टू संडे क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। टोटल लेक्चर आप लोगों के 20 से 15 लेक्चर्स मेरे साथ टोटल होंगे, जिसमें से 12 लेक्चर्स आप लोगों के सिलेबस के होंगे, और जो बाकी 3 लेक्चर्स आप लोगों के मेरे साथ आएंगे वो आप लोगों के कोटेशन के ऊपर और आप लोगों के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के ऊपर होंगे, ठीक है। ये बात होगी। इसके अलावा जो बच्चे मेरे से फी का पूछ रहे हैं, 4000 मेरी फी है कंप्लीट सेशन की, ठीक है। इसमें आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज को हम लोग देख लेंगे, हम लोग पास्ट पेपर्स का एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों की असाइनमेंट्स होंगी। असाइनमेंट्स का सिस्टम ये होगा कि असाइनमेंट्स आप लोग मुझे पेपर्स तक चेक करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा अपनी किसी और क्लास में बिजी है, आप लोग असाइनमेंट नहीं कर पाए, तो आप लोग मुझे बाद में भी असाइनमेंट करके चेक करवा सकते हो एग्जाम्स तक, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेरी सारी टाइमिंग है। और अगर किसी बच्चे ने इनरोल होना है तो
मेरा नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। और बाकायदा है कि अगर किसी बच्चे की फिर भी कोई क्लास मिस होगी तो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और टाइमिंग मैं शेयर कर दूं, टाइमिंग आप लोगों की होगी 10:30 से सुबह मॉर्निंग की आप लोगों की 12 PM तक की टाइमिंग हुआ करेगी, ठीक है। 1.5 घंटे की आप लोगों की क्लास होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास को खत्म करें और बाकायदा फिर मेरा प्रॉपर सेशन मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट्स के साथ ही होगा। और बात कुछ यूं है कि मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, 15 से 20 स्टूडेंट्स मैं रखूंगी इस्लामियात के सेशन में। इससे ज्यादा स्टूडेंट्स मैं ऐड नहीं करूंगी क्लास में, क्योंकि ये मेरा लास्ट बैच है और उसमें ये है कि मैंने बच्चों की असाइनमेंट्स भी चेक करनी है और सारा कुछ लेकर साथ चलना है। वो फिर मेरे लिए मसला आ जाता है कि बच्चों का जो है ना हैंडल नहीं हो रहा होता। इकोनॉमिक्स के लिए टाइमिंग, इकोनॉमिक्स की जो टाइमिंग है शराज, वो हमारी मंडे से थर्सडे तक आ जाएगी, ठीक है। सेम यही टाइमिंग होगी, मंडे से थर्सडे तक की टाइमिंग हमारी होगी, सेम यही टाइमिंग जो है ना मंडे से थर्सडे की है, ठीक हो गया। बाकी ये है कि अगर किसी बच्चे ने कोई मसला है आप लोगों को तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी क्लास को कर रही हूँ बंद। बाकी ये है कि बेस्ट ऑफ लक आप सब स्टूडेंट्स के लिए, तैयारी करें आप लोग दिल लगा के। थैंक यू सो मच सामरा, ठीक है। तैयारी करें आप लोग, अल्लाह ताला आप सबको आप लोगों की पहली अटेम्प्ट में ही आप लोगों को पास करवा दें। तो बाकी ये है कि अब हमारी क्लास होगी आपके लिए। जी जी, हो जाएगी, कोई मसला नहीं। ये किसने मुझे मैसेज किया है? आई थिंक हाँ हो जाएगी, सजाद हो जाएगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ जी फर्स्ट क्लास फ्राइडे से होगी। चले ठीक हो गया रोज। चले अपना ख्याल रखें, फिर हमारी बात होगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।